तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा पे गेट 2022 मैथमेटिक्स MA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। लेट टी फ्रॉम R2 से R2 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी ऑफ 1, 2 की इमेज दे रखी है 1, 0 एंड टी ऑफ 2, 1 की इमेज दे रखी है 1, 1। फिर क्या पूछ रहा है, फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर लेट टी इनवर्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू x, y। ठीक है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका इन्वर्स जो होता है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, x की वैल्यू ये होगी, y की होगी। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता है कि t ऑफ 2, 1 की जो इमेज है वो क्या है 1, 1 है। तो t इनवर्स ऑफ 1, 1 की इमेज क्या हो जाएगी मेरी 2, 1। ठीक है, तो p अगर मेरा 1 है, टी इनवर्स ऑफ पी क्यू की इमेज x, y ना, तो p 1 है, q 1 है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो x अगर p माइनस q हुआ पहला ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा ना, p माइनस q तो 0, x 0 आ जाएगा मेरा, लेकिन x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, टी इनवर्स ऑफ पी क्यू x, y है, तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत। p प्लस क्यू करेंगे तो p प्लस क्यू 2 हो जाएगा, तो दोनों में x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो 2p माइनस क्यू अगर हम करेंगे, p तो 1 है, q भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन इधर 2p प्लस क्यू करेंगे तो ये y की वैल्यू 3 आ जाएगी, लेकिन y क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, ये t इनवर्स p क्या है मेरा 1 है, q 1 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो देयरफॉर ऑप्शन ओनली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बी क्वेश्चन नंबर 35 है, भी गेट 2022 का है। लेट m इज इक्वल टू 3, -1, -2, 0, 2, 4, 0, 0, 1 कोई मैट्रिक्स दे रखी है m, और I क्या मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, m भी 3x3 की मैट्रिक्स है। और ये कैसी मैट्रिक्स है मेरी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वही क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यूज़ होगी। तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ m क्या होगी, सो आइगन वैल्यूज़ ऑफ m आर, जो इसके डायगोनल में क्या है 3, 2 और 1, तो 3, 2, 1। ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है, तो मैट्रिक्स m मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। अगर ये भी ऑप्शन में होता बोल सकते कि मैट्रिक्स m इज डायगोनलाइजेबल। अब क्या बोला है, अगर 6m इनवर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6m प्लस अल्फा आई है फॉर सम अल्फा इन r, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो हम करेक्टरिस्टिक, अगर मुझे आइगन वैल्यूज़ पता है तो मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ m का। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m वो क्या होगा मेरा, लैम्डा -1, 1, 2, 3 आइगन वैल्यूज़ है ना, लैम्डा -2 और लैम्डा -3, तो ये मेरा करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी इन लैम्डा। ठीक है, और फिर हम के लिए हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इसका प्रोसीजर होता है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो भी एनिलेट करता है मैट्रिक्स को। ठीक है, करेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो स्मॉलेस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल होता है जो मैट्रिक्स को एनिलेट करता है, मतलब 0 कर देता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा 3 डिग्री में, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। उनको पता है आइगन वैल्यूज़ ऑफ m क्या है 3, 2 और 1, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है ना काई m लैम्डा, वो क्या आएगा मेरा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ m लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ m लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, बात बराबर ही है। तो मैं दूसरे मेथड से भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो काई m लैम्डा क्या आ जाएगा मेरा लैम्डा क्यूब माइनस
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ है m क्या है 3 2 1, तो इसका सम कितना हो जाएगा 6, तो 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ m। ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ m ये होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ टेकन 2 एट ए टाइम, 2 आइगन वैल्यू लेने एक टाइम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू क्या है मेरी 1 2 और 3 है, ठीक है। आइगन वैल्यू क्या है मेरी 1 2 और 3 है। तो एक बार 1 इंटू 2 कर दो, फिर 2 इंटू 3 कर दो, और 3 इंटू 1 कर दो, फिर प्लस कर दो। सम ऑफ आइगन वैल्यूज टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 11। तो ये 11 लैम्डा आ गया, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो 3 2 1, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 6। तो ये मेरा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको मैं इससे भी सॉल्व करता ना, इसको भी सॉल्व करूँगा तो यही आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इस मेथड से भी बता दिया, कहीं की जगह पे वाला मेथड लगाना आसान होता है। अब मैट्रिक्स क्या होगी, हम कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे। अब हम क्या लगाएंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़ ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो काई m ऑफ m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कैली हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है। तो लैम्डा की जगह यहाँ पे m रख दो, m क्यूब माइनस में 6m स्क्वायर प्लस में 11m माइनस में 6, अब 6 मत छोड़ देना, 6 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। के मैट्रिक्स में हम 6 ऐड कर रहे हैं तो वो तो ऑपरेशन डिफाइन नहीं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 दिखा तो 6 आइडेंटिटी कर देना, लैम्डा की जगह m से रिप्लेस करना है, 6 से तो आइडेंटिटी, तो ये 0 हो गया। अब m इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, ठीक है, m इन्वर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई m इन्वर्स, तो m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 6m प्लस में 11i माइनस में 6i इंटू m इन्वर्स, तो m इन्वर्स इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 था माइनस में ये, तो इसको मैं इस साइड ले गया, तो इज इक्वल टू 6m इन्वर्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरा रिलेशन। अब क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 6m इन्वर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6m प्लस अल्फ़ा आई फॉर सम रियल नंबर अल्फ़ा व्हेन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पूछ रहा है। तो 6m इन्वर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 6m प्लस अल्फ़ा आई, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई मेरी 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 इज़ द करेक्ट आंसर, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लेट m बी 3x3 रियल मैट्रिक्स, m जो है मैट्रिक्स है 3x3 की और उसकी एंट्रीज रियल है, इसका मतलब ये होता है सच डैट m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 3i, ये मुझे गिवन है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 3i, और डिटर्मिनेंट ऑफ m दे रखा है -9, तो ट्रेस पूछ रहा है m का क्या होगा, ठीक है। ये सब जो चीज़ गिवन है पहले लिख दी मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू -9, ये सारी चीज़ें गिवन है। m 3x3 मैट्रिक्स है ओवर रियल एंट्रीज, और ये m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 3i है, डिटर्मिनेंट ऑफ m -9 है, ये मुझे गिवन है। पूछ क्या रहा है हमसे, ट्रेस ऑफ m पूछ रहा है, ट्रेस ऑफ m मुझसे पूछ रहा है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 3i है, तो इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 3x3 की। अब इसका मतलब क्या कि लैम्डा स्क्वायर माइनस में 2 लैम्डा माइनस में 3, एनिलेट दिस पॉलिनोमियल एनिलेट्स द मैट्रिक्स, दिस पॉलिनोमियल एनिलेट्स द मैट्रिक्स m, ठीक है। मैट्रिक्स m को क्या कर रहा है, एनिलेट मतलब 0 कर देना, इसके जगह पे मैं लैम्डा की जगह m रख दूंगा तो एनिलेट कर देगा। तो ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, AP लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया AP,
और मुझे पता है मिनिमल पॉलिनोमियल भी क्या होता है, एनालिटिक पॉलिनोमियल होता है और स्मॉलेस्ट डिग्री, मोनिक पॉलिनोमियल और स्मॉलेस्ट डिग्री। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो भी होगा m का वो डिवाइड करेगा एनालिटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा एनालिटिक पॉलिनोमियल, मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो मिनिमम पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 3, इसके दो फैक्टर निकलेंगे, ठीक है, -1 और 3। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है m का डिवाइड करेगा इसको। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है मेरा, या तो लैम्डा प्लस 1 या लैम्डा माइनस 3 या लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 3। तो दिख रहा है मुझे तीनों केस में मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे टूट रहा है, लीनियर फैक्टर में टूट रहा है। तो इसमें भी मैट्रिक्स m क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। तो एक ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इज मैट्रिक्स m इज डायगोनलाइजेबल, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल जो लीनियर फैक्टर में टूट रहा है, ठीक है। तो अगर लैम्डा प्लस 1 टूटता है और मुझे पता है तो करेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल पता चल गया, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल सिर्फ लैम्डा प्लस 1 है, इसको -1 ही रूट है, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आएगा m का उसके भी रूट क्या होंगे, -1 -1 -1। 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज आएगी, और मिनिमल पॉलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट सेम होता है। तो इसमें क्या आ जाएगी, -1 -1 -1। इधर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 3 3 3। अब ये वाला केस बनता है मेरा लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 3, तो -1 और 3 ये तो आइगन वैल्यू होगी। ऐसा हो सकता है कि -1 2 बार रिपीट कर जाए या 3 2 बार रिपीट कर जाए, तो इसमें 2 केस बनेंगे, ठीक है। तो इधर केस में देख सकते हो प्रोडक्ट कितना आ रहा है। मेरे को एक और चीज़ गिवन है, ये आइगन वैल्यूज़ है m की, ठीक है, ये क्या है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ m है। तो यहाँ से देख सकते हो कि मुझे एक चीज़ और गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m -9 है, ट्रेस ऑफ m पूछ रहा है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। तो इधर केस में डिटर्मिनेंट -1 आ जाएगा जो कि -9 के बराबर नहीं है, ठीक है। इधर केस में 27 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस वाले केस में -9। सिर्फ एक ही केस है इसमें -9 आ रहा है। तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा ये होगा, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, उसके रूट क्या होंगे, ये होंगे। 3 2 बार रिपीट कर रहा होगा, एक -1 होगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेस क्या हो गया, फिर ट्रेस ऑफ m क्या हो जाएगा मेरा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो 6 -1 5। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सबस्पेस की डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। K2022 का ये भी, कंसिडर R3 एज ए वेक्टर स्पेस विद द यूजर ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट x बिलोंग्स टू R3 बी डिनोटेड बाई दिस। डिफाइन सबस्पेसेस W1 W2 बाई, ठीक है ना। R3 मेरा वेक्टर स्पेस है और उसके दो सबस्पेस दे रखे W1 और W2, और U जो है डायमेंशन डिनोट करता है, ये सिंबल है डायमेंशन ऑफ ऐसे U, ठीक है, डिनोट्स द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस U। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। तो W1 जो भी निकालोगे ये क्या है, W1 है मेरा x belongs to R3 such that x1 plus 2x2 माइनस में x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा क्या है, W1 x1 plus 2x2 माइनस में x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x3। तो W1 में अगर कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है, x कोई भी वेक्टर है अल्फ़ा, ठीक है, x1 x2 x3, तो x1 को मैं x2 और x3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ये x2 हो गया, ये भी x3 हो गया। तो x2 और x3 दो वेरिएबल आ रहे, तो डायमेंशन ऑफ W1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली क्या बोला है वो, W2 को क्या है, 2x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो x1 को x3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ मैं, x1 को x3 के टर्म्स में, x2 तो वैसे ही रहेगा और x3 तो x3 के टर्म्स में ही है। तो इसमें भी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, W2 की डायमेंशन भी आ जाएगी 2, ठीक है।
तो डायमेंशन W1 भी 2 है और डायमेंशन ऑफ W2 भी 2 है, तो ये पहला ऑप्शन ठीक हो गया। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ R3 की डायमेंशन 3 होती है, तो 2 2 -3 4 -3 1, तो ये भी ठीक हो गया। अब W1 प्लस W2 और W1 इंटरसेक्शन W2 पूछ रहा है, ठीक है। कोई वेक्टर जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन में है, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो अल्फ़ा जो होगा वो W1 में भी होगा। अल्फ़ा क्या है मेरा x1 x2 x3, x1 x2 x3, तो जो अल्फ़ा जो होगा वो किस में होगा, W1 में भी होगा एंड अल्फ़ा जो होगा वो W2 में भी होगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा मेरा 2x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x1 किसके टर्म्स में आ जाएगा, x3 के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। w जो है वो अल्फ़ा जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 है, अल्फ़ा का पहला कोऑर्डिनेट x1 है, दूसरा x2, तीसरा x3 है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x1 x3 के टर्म्स में आ रहा है, तो x3 के कुछ टर्म्स में आ रहा है, ठीक। यहाँ से मुझे दिख रहा है x2 x1 जो है x1 x3 के टर्म्स में है, तो x1 x3 के टर्म्स में, x3 तो x3 में है ही, तो x2 भी x3 के टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो इन टर्म्स सब कुछ भी आ जाएगा कांस्टेंट, लेकिन अल्फ़ा x3 बीटा x3 इससे आ जाएगा, और x3 जो है वो तो x3 रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी जो आएगा अल्फ़ा जो W1 इंटरसेक्शन W2 में था वो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, अल्फ़ा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम x3, ये अल्फ़ा अलग है, ठीक है, अल्फ़ा डैश बीटा x3 और x3। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी फिर W1 इंटरसेक्शन W2 की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया, ठीक है। x3 को कॉमन निकाल दोगे तो इस वेक्टर जो आएगा वो इसका मल्टीपल आ जाएगा ना x3 का, तो एक ही वो आ रहा है। अब बोला डायमेंशन W1 प्लस W2 2 है, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सबस्पेस इज आल्सो सबस्पेस, डायमेंशन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये कितना है मेरा 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरा। तो ये सी क्या हो गया मेरा गलत हो गया, तो इसके क्या ऑप्शन सही है, ए बी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस, ओके। अब ये एक और क्वेश्चन है गई 2022 का ही, क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज, कोई साइक्लिक ग्रुप है मेरा ऑर्डर 12 का, उसके कितने सब ग्रुप होंगे, ठीक है। जितने जो भी डिवाइज़र होगा ना 12 का वो सारे उसी ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप मिल जाएगा। तो मुझे डिवाइजर्स निकालने हैं 12 के, ठीक है। एक थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, पढ़ लेना, गैलियन में दे रखी है, ठीक है। तो 12 के डिवाइजर्स निकालने हैं, वही सब ग्रुप होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 12 को, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब इसका जो भी डिवाइज़र होगा वो कैसा दिखेगा, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b, वे a बिलोंग्स टू 0 1 2 एंड b बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। यही डिवाइज़र होगा, कोई भी डिवाइज़र होगा ऐसे दिखेगा, 2 की पावर 0 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 डिवाइड्स 12, 2 की पावर 0 3 की पावर 0 1 आ गया, तो 1 डिवाइड, तो ए के पास 3 ऑप्शन है और बी के पास 2, तो 3 × 2 6, ठीक है। कोई इसको ऐसे भी बताता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12 इज टाउ 12 में क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखना है प्राइम डिकम्पोजिशन में, फिर जो पावर इसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 × यहाँ 1 है तो 2 6, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 6। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर इंटू में 3 क्यूब इंटू में 5 की पावर 4। तो जितने भी नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप है इस ऑर्डर के वो बताने हैं, ठीक है। तो क्या करो, पार्टीशन ऑफ 2 जो पावर लिखी है ना उसका पार्टीशन कर लो, पार्टीशन ऑफ 3 मैं कैसे कर रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबिलियन ग्रुप्स भी होती है कुछ, पार्टीशन ऑफ 2 2 होता है, पार्टीशन ऑफ 3 3 होता है और पार्टीशन ऑफ 4 5 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 30,
तो जितने भी नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप है इस ऑर्डर के कितने हो जाएंगे 30। इसका आंसर 30 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।